अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट 12 के सॉल्व न्यूमेरिकल्स। चैप्टर का नाम है अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स में हम पढ़ेंगे आज सॉल्व न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट एंड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स। ओके, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा और पेपर के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट्स है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो सॉल्व है उसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखिए। ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्किंग एग्जाम्पल से। फर्स्ट वर्किंग एग्जाम्पल का मैं डेटा बना रहा हूं। If the velocity of sound in air at 27 degrees centigrade and a pressure of 76 centimeter of mercury is 345 meter per second, आपको टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है। ओके, आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 हमेशा टेम्परेचर यहाँ केल्विन में लेना जरूरी है। तो जब आप इसमें 273 प्लस करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 300 केल्विन। इसी तरह आपको ये प्रेशर दिया गया है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, आपने इस तरह भी देखा होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इस तरह भी दे सकता है। तो ये आपके पास मिलीमीटर में हो जाएगा जबकि ये आपके पास सेंटीमीटर में है। तो आपको जो स्पीड दी गई है वो आपके पास ये पहली स्पीड है। हमें टेम्परेचर और स्पीड से हमारा ताल्लुक होता है, प्रेशर से हमारा स्पीड ऑफ साउंड में इतना ताल्लुक नहीं होता। जब हमें टेम्परेचर की बात कर रहा हो, जब टेम्परेचर की बात कर रहा हो तो फिर प्रेशर से हमारा इतना ताल्लुक नहीं होता। ये जो हमें दिए गए हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। फाइंड द वेलोसिटी एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है उसका नाम हमने v2 रख दिया। और अभी जो आपको टेम्परेचर दिए गए है वो है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास T2 जो टेम्परेचर है वो आपके पास है 127 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 127 में आप 273 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 400 केल्विन। आपको इस टेम्परेचर पे वेलोसिटी फाइंड करनी है और ये जो प्रेशर है ये 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिए गए हैं, तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं करना क्योंकि हमारा ताल्लुक टेम्परेचर और वेलोसिटीज के साथ है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सॉल्यूशन में, आप देखिए ये V0 और T0 हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे STP पे वेलोसिटी है, जबकि जिस टेम्परेचर पे हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास VT है और उस टेम्परेचर को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें इस तरह सॉल्व करना है क्योंकि हमें V2 और V1 दिए गए हैं, तो हम इसको V2 का नाम दे देंगे जिसको हमें फाइंड करना है, जबकि स्टैंडर्ड का नाम हम V1 रख देंगे। यहाँ टेम्परेचर आपके पास हो जाएगा T2 प्लस T1। आप इसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू आपके पास है 345। V2 आपको फाइंड करना है, आप यहां रखें 345। अंडर रूट T2 की जगह आपके पास है 400 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 की जगह आपके पास 300 केल्विन। अब आप इस पूरे वैल्यूज का रूट निकालेंगे तो आपके पास रूट आएगा, अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा 2/√3।
हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास है अंडर रूट 400 डिवाइडेड बाय 300, तो अपॉन प्रेस किया, 400 डिवाइडेड बाय 300, तो आपके पास आंसर इस तरह आएगा 2√3/3। आप चाहते हैं कि अपॉन में लिखे तो अपॉन में लिख सकते हैं, और अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं, पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स में लिखेंगे हम आंसर 1.1547, 1.1547। ये 345 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास V2 का आंसर आ जाएगा। V2 का आंसर आपके पास आएगा 398.4 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम पर पहुंच गया। ओके, क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करनी थी V2। आप ये ऑब्जर्व करें कि जो स्पीड है वो टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 27 से 127 में जा रहे हैं, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 345 से 398.4 मीटर पर सेकंड पे चली गई है। तो इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड वर्किंग एग्जाम्पल में आपको दिया गया है इन अ गेम ऑफ क्रिकेट मैच a spectator is sitting in the stand at a distance of, आपको डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस को आप डिनोट, सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे, डिस्टेंस को आप डिनोट करेंगे S से, और वो आपको दिया गया है 60.0 मीटर। ये आपको डिस्टेंस दिया गया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, हाउ लॉन्ग मींस आपको फाइंड करना है टाइम, आपको टाइम फाइंड करना है, तो टी आपके पास है क्वेश्चन मार्क। डज इट टेक्स द साउंड वेव कनेक्टिंग विद द बॉल फॉर अ 6 टू ट्रेवल द स्पेक्टेटर्स ईयर्स। ओके, तो साउंड जो है वो स्पेक्टेटर्स के ईयर्स तक पहुंचा इफ द टेम्परेचर ऑफ द ईयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको टेम्परेचर दिए गए हैं, ये आपके पास टाइम है, जो आपको फाइंड करना है ये आपके पास है टाइम। हाउ लॉन्ग मींस टाइम, जबकि टेम्परेचर आपको दिए गए हैं 273, आप इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 300 केल्विन। ओके, तो अब आपने फाइंड करना है टाइम, जबकि आपको डिस्टेंस दिए गए हैं। अब आप एक बात ये समझ ले कि आपको टाइम फाइंड करने के लिए आपके पास वेलोसिटी का होना जरूरी है, जबकि क्वेश्चन में आपके पास वेलोसिटी नहीं दी गई है। तो जब भी किसी टेम्परेचर पे आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं। एक है आपके पास Vt अपॉन V0 अंडर रूट T डिवाइडेड बाई T0। V0 हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, V0 जो है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड, जबकि T0 हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है व्हिच इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड व्हिच इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 में 273 प्लस करेंगे तो आपके पास केल्विन में चला जाएगा। तो ये आपके पास STP पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, जबकि ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है। एक फॉर्मूला आप इस तरीके से सॉल्व करके V की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड जो आपको ये थ्योरी की क्लास में आपको प्रूव करवाया गया था कि Vt इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 332
प्लस 0.61 टी डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों फॉर्मूले में ये फर्क है कि यहाँ आपने टेम्परेचर को केल्विन में लाजमी लेना है, जबकि इस फॉर्मूले में आपके पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे, जबकि इसमें आप केल्विन में पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे पास टेम्परेचर दिए गए हैं डिग्री सेल्सियस में, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेलोसिटी अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम टाइम इजीली फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 332 आपके पास अपने जगह पे आ जाएगा, प्लस 0.61 यहाँ आप टेम्परेचर पुट करेंगे इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास दिए गए हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 332 में प्लस करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 332 में प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा फाइनल 348.47। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका नाम मैं भी रख देता हूं। तो वेलोसिटी आने के बाद अब आपके लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि आप बेसिक इक्वेशन जानते हैं। बेसिक इक्वेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम आपके पास ये फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, आपने इसको मेट्रिकुलेशन की क्लासों में भी देखा होगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास डेटा में दी गई है 60.0, जबकि वेलोसिटी आपने फाइंड की 348.47 और आपको टाइम चाहिए, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी, तो आपके पास टाइम आ जाएगा 60.0 डिवाइडेड बाय 348.47। तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम का आंसर आपके पास आएगा 0.172 सेकेंड। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल इख्तिताम को पहुंच गया, क्योंकि आपको टाइम फाइंड करना था और टाइम आपके पास आ गया है। Now moves toward the third working example। अब हम बढ़ते हैं तीसरे वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा जो वर्किंग एग्जाम्पल है ये रिलेटेड है डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट में आपके पास टोटल 3 केसेस होते हैं। एक में आपके पास लिसनर मूव करता है, जैसे ये सोर्स है, ये एम्बुलेंस सोर्स है, यानी कोई भी गाड़ी है जिसमें सायरन लगा हुआ है और वो आपके पास सायरन एमिट कर रहा है, जबकि यहां आपके पास लिसनर होता है। तो आपके पास ये लिसनर, या तो आपके पास ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें आपके पास लिसनर जो है वो सोर्स के पास जा रहा होता है, ये आपके पास कहलाता है लिसनर, और ये आपके पास है सोर्स। सोर्स और लिसनर एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। ये आपके पास होता है थर्ड सिचुएशन, केस 3। जबकि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आपके पास इस तरह होता है कि केस नंबर 1 में ओनली लिसनर जाता है, जबकि सोर्स जो है वो रेस्ट पे होता है। जबकि केस नंबर 2 में आपके पास सोर्स जाता है, जबकि लिसनर आपके पास रेस्ट पे होता है। तो ये 3 तरह के केसेस है जो आपने पढ़े थे और आपने थ्योरी की क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो उसमें आपके पास है सोर्स और लिसनर आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। इस केस में आपके पास लिसनर करीब आ रहा है और लिसनर आपके पास करीब भी आ सकता है और दूर भी जा सकता है, जबकि सोर्स आपके पास रेस्ट पे होता है। केस नंबर 2 में आपके पास सोर्स मूव कर रहा होता है, तो सोर्स मूव्स टुवर्ड भी जा सकता है और मूविंग अवे भी हो सकता है। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 आपके पास केसेस होते हैं, यानी केस 3 केसेस के ए बी पार्ट होते हैं आपके पास। तो तीनों के फॉर्मूलाज आपने थ्योरी की क्लास में प्रूव किए हुए
तो इस केस में आप देखिए कि इस केस में आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास है a source of sound and listener are moving toward each other. It means जो सोर्स है और जो लिसनर है वो दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। तो ये केस नंबर 3 का ए पार्ट आपके पास हो गया। इसमें आपके पास लिसनर और सोर्स एक दूसरे के करीब जाते हैं, जबकि बी पार्ट में आप देखेंगे तो ये दूर जा रहे हैं। तो आपने ए पार्ट के फॉर्मूले यूज करने होंगे, जिसमें केस नंबर 3 के ए पार्ट का, जिसमें सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे होंगे। तो आपने पहले इस क्वेश्चन का डेटा बनाना है और इस केस में आपने देखना है कि यहाँ सोर्स और लिसनर एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। तो सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर with a velocity with velocity which are 0.5 times and 0.3 times the speed of sound respectively। जबकि दोनों की वेलोसिटीज को वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ कंपेयर करके लिखा गया है कि दोनों वेलोसिटीज यानी वेलोसिटी ऑफ लिसनर भी आपको दी गई है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी आपको दी गई है। तो जो सोर्स की वेलोसिटी है वो आपको दी गई है vs, सोर्स की वेलोसिटी आपको दी गई है। फर्स्टली सोर्स का जिक्र किया है, फिर लिसनर का। इट मींस ये आपके पास सोर्स की वेलोसिटी है, जबकि ये आपके पास लिसनर की वेलोसिटी है। तो जो सोर्स की वेलोसिटी है वो आपके पास है 0.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तो 0.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को हम v ले रहे हैं। सिमिलरली सेकंड वाला आपके पास लिसनर का केस है। तो लिसनर में आपके पास vl लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ लिसनर, लिसनर की जो वेलोसिटी है वो 0.2 टाइम्स है द वेलोसिटी ऑफ साउंड। जबकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वो आपके पास 2000 हर्ट्ज है। जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वो आपके पास है 2000 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी इमिट होती है उसे हम f का नाम देते हैं और जो डिटेक्ट होती है उसका नाम f डैश होता है। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है ये आपके पास f से डिनोट होगी। कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। आपको परसेंट चेंज मालूम करना है कि फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है। तो जो परसेंट चेंज होता है, परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, आपको फाइंड करना है परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। तो आपके पास अगर ये एक दूसरे के करीब जा रहे हैं तो इट मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब भी एक दूसरे के करीब जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इट मींस फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमारे पास f डैश आएगा, जो डिटेक्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो बड़ी होगी f से। तो इट मींस हमें f डैश माइनस f करना है। और परसेंट चेंज के लिए जैसे आपको कहा गया है कि परसेंट चेंज मालूम करें, तो परसेंट चेंज के लिए आप ओरिजिनल वैल्यू से भी डिवाइड करते हैं। ओके, और परसेंटेज में मालूम करने के लिए आप इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो आपको फाइंड करना है परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे फाइंड करेंगे? जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई है उसमें से आप जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है उसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे जो फ्रीक्वेंसी आपके पास ओरिजिनल थी। तो इसी तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमें अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, बस आपको केस पहचानना आना चाहिए कि कौन सा केस की बात हो रही है। तो इस केस नंबर 3 के ए पार्ट की बात हो रही है। तो केस नंबर 3 का ए पार्ट मैं यहां लिख देता हूं। व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स, when both listener and source are moving towards each other, listener and source are moving towards each other। जब भी सोर्स और लिसनर एक दूसरे के करीब जाएंगे तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है? when both listener and source are moving towards each other। इस केस में आपके पास फॉर्मूला होता है f डैश इक्वल टू
V प्लस VS। जब लिसनर करीब जाता है तो आप V प्लस VL लिखते हैं, जबकि जब सोर्स करीब जाता है तो आप लिखते हैं V माइनस VS। ओके, सोर्स की हमेशा डिनोमिनेटर में वेलोसिटी आती है और लिसनर की न्यूमरेटर में आती है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल F के साथ। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आपके पास फिर न्यूमरेटर में माइनस आता है, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस आ जाता है। ओके, अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होते तो यहाँ माइनस आता, यहाँ आपके पास प्लस आता। तो आपके पास क्या होगा, V प्लस VL। VL की वैल्यू आपको दी गई है, लिसनर की जो वेलोसिटी है वो आपको दी गई है 0.2 डिवाइडेड बाय V माइनस VS की वेलोसिटी आपको दी गई है 0.5 V। अब इन सारी वैल्यूज को आप F से मल्टीप्लाई करेंगे। F की वैल्यू आपको दी गई है 2000। तो आप देखिए यहाँ कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका कोफिशिएंट 0.2 है, तो 1 0.2 के साथ प्लस हो जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 V डिवाइडेड बाय यहाँ 1 है, 1 में से 0.5 माइनस हो जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 V। और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2000 के साथ। V से V आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने 1.2 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है और 0.5 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है उसका आंसर आएगा आपके पास 4800 हर्ट्ज। तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है उसका आंसर आएगा। अब आपको क्वेश्चन में मालूम करना था परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यहां आपको सॉल्व करके बता देता हूं। परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी का जो आपके पास फॉर्मूला है वो है F डैश माइनस F डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय 100। तो F डैश की वैल्यू आपके पास आई है 4800 माइनस F की वैल्यू जो आपके पास है जो क्वेश्चन में दी गई थी वो है 2000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल F की वैल्यू भी आपके पास है 2000 और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ क्योंकि परसेंट में शो करना है आंसर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 140%। इट मींस देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इट मींस जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 40% हो रही है। ओके, जितना 100 में बढ़ेगा तो वही आपके पास परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। तो यही आपके पास आंसर है, यानी 140%। ये आपके पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ जो वर्किंग एग्जांपल 3 है वो इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ। जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक जो है वो 2025 के रिड्यूस सिलेबस में कट चुका है। तो अगर आप 2025 का पेपर अटेम्प्ट करना है आपको तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में कट चुका है, लेकिन क्योंकि मैं कंप्लीट चैप्टर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखिए आपके पास जब पाइप ट्यूब एंड क्लोज एट वन एंड होता है, यानी ट्यूब अगर क्लोज होगा वन एंड तो आपने ये वन एंड से क्लोज भी हो सकता है और वन एंड से ओपन भी हो सकता है। ओके, तो जब आपके पास ट्यूब क्लोज होता है वन एंड पे और वन एंड आपके पास ओपन होता है तो आपके पास लेंथ की वैल्यू आती है 1/4 लैम्डा। याद रहे कि ये वैल्यू जैसे आपके पास क्लोज एट वन एंड है तो अगर आप इस पाइप को देखें तो ये ओपन एट वन एंड भी है। ओके, तो ये फॉर्मूले क्लोज एट वन एंड के लिए भी है और ओपन एट वन एंड के लिए भी है।
तो आपके पास है λ/4 जब क्लोज एट वन एंड होगा या आपके पास ओपन एंड वन एंड होगा, और ये F1 कहलाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू V/4L। इसी तरह जो थर्ड हार्मोनिक है इसमें सिर्फ हमारे पास ऑड हार्मोनिक होते हैं, जैसे 1 है, 3 है और 5 है। बाकी हार्मोनिक्स हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होते हैं। तो हमारे पास F3 का फॉर्मूला होता है 3F1, इसी तरह F5 का फॉर्मूला होता है 5F1। ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑब्जर्व होते हैं, यानी 1, 3, 5, 7। जबकि जब पाइप आपके पास क्लोज एट बोथ एंड होता है या ओपन एट बोथ एंड होगा, जैसे यहां आप देखेंगे तो ट्यूब आपके पास ओपन एट बोथ एंड है या फिर क्लोज एट बोथ एंड है। तो अगर आपके पास ओपन एट बोथ एंड होगा या क्लोज एट बोथ एंड होगा तो सारे हार्मोनिक्स ऑब्जर्व होंगे, जैसे F1 आएगा, फिर 2F1 आएगा, फिर 3F1, फिर 4F1, फिर 5F1। ओके, जबकि फर्स्ट हार्मोनिक के लिए लेंथ जो होगी वो λ/2 हो जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूलाज हमारे पास यूज होंगे इस न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले मैं इसका डेटा बना देता हूं। तो आप देखिए, आपको दिया गया है अ पाइप हैज अ लेंथ, पाइप की जो लेंथ है वो आपको दी गई है 2.46 मीटर। जो स्टूडेंट 2025 का पेपर अटेंड कर रहे हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक एंड फर्स्ट टू आवर्टन्स। फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और फर्स्ट टू आवर्टन्स की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। आगे आपको दिया गया है इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, आपके पास पाइप दोनों साइड से ओपन है, यानी आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। और ये जो फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक है ये कहलाते हैं आवर्तन। ये फर्स्ट आवर्तन है, ये सेकंड आवर्तन है। ओके, ये दोनों कहलाते हैं आवर्तन्स, जबकि ये कहलाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपको फाइंड करना है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, का मतलब है F1 आपको फाइंड करना है। जबकि आपको फर्स्ट टू आवर्तन में जब पाइप ओपन होता है बोथ एंड्स पे तो आपके पास सारे हार्मोनिक्स ऑब्जर्व होते हैं। इट मींस आपको F2 मालूम करना है और F3 मालूम करना है, क्योंकि पाइप बोथ साइड से ओपन भी है और क्लोज हो तो भी आपके पास सारे हार्मोनिक ऑब्जर्व होते हैं, यानी आपको F1, F2 और F3 फाइंड करना है। F1 का नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जबकि F2 और F3 का नाम है फर्स्ट आवर्तन और ये कहलाता है सेकंड आवर्तन। जबकि आपको वेलोसिटी दी गई है 344 मीटर पर सेकंड। Determine the frequency of first fundamental mode and a first order for closed pipe। अब आपको बी पार्ट में, इसको मैं बी पार्ट कह देता हूं, तो बी पार्ट में आपको अगेन आपको F1 फाइंड करना है और फर्स्ट टू आवर्तन फाइंड करना है। तो फर्स्ट टू आवर्तन तो जब क्लोज होता है, जब पाइप क्लोज पाइप होता है, तो ये क्लोज पाइप की बात हो रही है। तो इट मींस आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्यूब क्लोज एट वन एंड का मतलब है क्लोज पाइप। ये क्लोज पाइप इसको कहा जाता है, क्लोज एट वन एंड। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपके पास फॉर क्लोज पाइप जो है ये आपके पास क्लोज एट वन एंड होगा। ये आपको क्लोज एट वन एंड भी बोल सकता है और ओपन एट वन एंड भी बोल सकता है। तो जब आपके पास पाइप क्लोज एट वन एंड होगा या ओपन एट वन एंड होगा तो आपके पास ओनली ऑड हार्मोनिक ऑब्जर्व होंगे, यानी F1, F3 और F5, ओनली ऑड हार्मोनिक। यहां मैं लिख देता हूं ओनली ऑड हार्मोनिक, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, ऑड हार्मोनिक्स आर ऑब्जर्व्ड अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लेंथ दिया गया है और वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, तो बहुत सिंपल है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पाइप जो है वो ओपन है, तो फॉर ओपन पाइप जो आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो आपके पास है
V अपॉन 2L, आपके पास फॉर्मूला होगा V अपॉन 2L। तो V की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा 344, जो आपको दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय L। L की वैल्यू आपको दी गई है 2.46। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 344 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.46। 2.46 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 69.918। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 69.918। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपके पास है हर्ट्ज। ये आंसर आने के बाद अब आप इजीली सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक को फाइंड कर सकते हैं। तो F2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2F1 और F3 इज इक्वल टू होगा 3F1। दरअसल हमें सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आने के बाद आप इसको इजीली F2 और F3 के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो F1 की जगह आपके पास आएगा 69.918। तो एक मरतबा आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि दूसरी मरतबा आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर फर्स्ट एंड सेकंड आवर्टन, इसको सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं, जबकि इसको फर्स्ट आवर्टन भी कहा जाता है। तो आपने इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 से। 69.918 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 69.918 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 139.836। 139.836। जबकि अब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां वैल्यू को 3 कर देना। 209.754। 209.754। इसी के साथ हमारा जो ए पार्ट है वो इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में आप डिफरेंट फॉर्मूले यूज करेंगे F1 को फाइंड करने के। क्यों? क्योंकि पाइप जो है वो आपके पास है क्लोज एट वन एंड। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ F1 का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। F1 के केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आप यहाँ देखिए, आपके पास आंसर था फर्स्ट केस में V अपॉन 2L है, जबकि दूसरी सिचुएशन में आपके पास अगर आप देखें तो V अपॉन 4L है। जब पाइप आपके पास क्लोज और ओपन एट वन एंड होगा तो आपके पास होगा V अपॉन 4L। V की जगह आपके पास आएगा 344 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय L की जगह आपको दिए गए है 2.46। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास F1 का आंसर आ जाएगा हर्ट्ज में, और फिर इसको डिवाइड कर देना है 4 मल्टीप्लाई बाय L। L की वैल्यू आपके पास है 2.46। तो आपके पास आंसर आएगा 34.959। अब आपने एक बात ऑब्जर्व ये करनी है कि जब पाइप आपके पास क्लोज या ओपन एट वन एंड होता है तो आपके पास जो है ओनली ऑड हार्मोनिक ऑब्जर्व होते हैं, यानी F3 इज इक्वल टू 3F1 एंड F5 इज इक्वल टू 5F1।
ओके, तो ये दो बातें आपने इसमें मद्देनजर रखनी है। बाकी ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको दो बातें सिर्फ समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। एक मतलब आपने इसको 34.959 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जबकि दूसरी मर्तबा आपने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा हर्ट्ज में, जबकि F5 में भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा हर्ट्ज में। तो 34.959 को आपने मल्टीप्लाई करना है 34.959 को 959 को आपने एक मरतबा 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 104.877, जबकि सेकंड टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो आपके पास आंसर है 174.759। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपके पास इख्तिताम को पहुंच गया। एक ही सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर में। तो अब हम बढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स की तरफ। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपको एक वेव इक्वेशन दी गई है। तो ये वेव इक्वेशन है जो डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर। तो सबसे पहले आपने डेटा बनाना है। डेटा में आपने वेव इक्वेशन को ही लिख देना है। y is a function of displacement and time। y जो है वो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ये आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है साइन। उसके बाद आपको दिया गया है पाई बाय 3.0 मल्टीप्लाई बाय -66t। ये आपको वेव फंक्शन दिए गए हैं। आपको कहा गया है कि ये आप मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, यानी ये सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में ली गई है और वेयर इज इन सेकंड और सेंटीमीटर में है, और टाइम जो है वेयर टी इज इन सेकंड, यहाँ टी है वेयर टी इज इन सेकंड एंड एक्स एंड वाई बोथ आर इन सेंटीमीटर। फाइंड, पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, यानी आपको ए फाइंड करना है, आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये बहुत सिंपल सवाल। अगर आपको वेव इक्वेशन पता हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है वो हम लिखते हैं वेव इक्वेशन, इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। तो जो आपके पास वेव इक्वेशन होती है वो आपके पास है y x, t is equal to a sin kx minus omega t। ये वेव इक्वेशन है आपके पास, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है। तो kx minus omega t, तो ये आपके पास एक वेव इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन से कंपेयर करें जो आपको डेटा में दिया गया है, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म आपके पास फर्स्ट के इक्वल हो गया, फिर आपके पास इक्वल है, फिर जो नेक्स्ट टर्म है ये दरअसल आपको ए दिया गया है, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। एम्पलीट्यूड का जो आंसर है वो आपके पास है 3.5, लेकिन आपको डेटा में कहा गया है कि ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए आप यहाँ सेंटीमीटर को रखिएगा। यानी जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए की जगह आपके पास आ जाएगा 3.5। जब आप इसको जर्नल वेव इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास फर्स्ट के इक्वल है, इक्वल अपनी जगह पे आ गया, जबकि ये वैल्यू आपके पास ए के इक्वल है, तो ए की जगह आपके पास आया 3.5। और जबकि आपको कहा गया है कि हम मेजरमेंट सेंटीमीटर में लेंगे, तो इसलिए एक आंसर आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। अब आप अगर थोड़ा सा और इसको कंपेयर करें तो साइन साइन के इक्वल हो गया, इट मींस के एक्स जो है वो इस पूरे के इक्वल है, यानी जो के एक्स है वो आपके पास इक्वल हो गया है
पाई बाई 3.0 x, पाई बाई 3.0 x, ओके। जबकि ओमेगा, अगर आप देखें ओमेगा टी किसके इक्वल है, 66 के, तो ओमेगा टी आपके पास दिया गया है -66 के, -66 टी के। अब देखिए आप यहां आपके पास x से x जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, x से जो x है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ t से t भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा का जो आंसर है वो आपके पास आ गया, लेकिन ओमेगा आपको नहीं चाहिए, आपको वेवलेंथ चाहिए। तो k का आंसर आपके पास आया पाई बाय 3.0 और ओमेगा का आंसर आपके पास आया -66। लेकिन आपको ओमेगा का आंसर नहीं चाहिए था, आपको लेम्डा चाहिए और लेम्डा आपके पास नहीं है। ये जो k है ये कहलाता है वेव नंबर, ये k है ये कहलाता है वेव नंबर। एक रेवोल्यूशन में, एक रीजन में कितने वेव्स पास होते हैं इसे हम कहते हैं वेव नंबर। यानी k हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई अपॉन लेम्डा के। ये जो वेव नंबर है k ये हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई अपॉन लेम्डा के। तो k की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 3.0 इक्वल हो जाएगा, k की जगह ये वैल्यू आ गई और ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेम्डा के। अब आप इजीली यहां से लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए पाई से पाई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लेम्डा डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये लेम्डा आपके पास डिवाइड से इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ओके लेम्डा डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ये 3.0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास लेम्डा का आंसर आएगा 6.0, ओके। और क्योंकि आपके पास मेजरमेंट ली गई थी सेंटीमीटर में, इसलिए 6.0 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका जो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो इख्तिताम को पहुंच गया है। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। वो दरअसल हमारे पास रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है और थ्योरी के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इसलिए वो आपको पास थ्योरी की क्लास में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अगर आपको उसके आंसर्स चाहिए तो आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपके पास जो पीडीएफ होगा उसमें आपके पास कंप्लीट इस चैप्टर का नोट्स अवेलेबल होगा, उसको आप डाउनलोड करके उसमें से आप आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स के लिए आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें तो वो आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे इन पीडीएफ फॉर्म और इन प्रिंट फॉर्म, ओके। वीडियो की कमेंट में दिए गए नंबर से आप उससे राब्ता करके आप प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ रिव्यू के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है ये सवाल। तो हम बढ़ते हैं डेटा की तरफ। इसमें आपको एन इंक्रीज इन प्रेशर दिया हुआ है। इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब आपके पास बेल भी दिया हुआ है। इंक्रीज इन प्रेशर आपको दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, ओके। किलो आप हटा के 10 की पावर 3 लगाएंगे, किलो मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 की पावर 3 लगाते हैं। जबकि आपको दिए गए है कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू डिक्रीज इज 5 एक्सपोनेंट -3% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर आप देखें तो ये अगेन आपको परसेंट चेंज दिए गए हैं। आपको इससे पहले भी एक सवाल करवाया गया था जिसमें परसेंट चेंज दिया गया था। ये आपके पास परसेंट चेंज दिए गए हैं, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम आपको दिए गए। तो परसेंट चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आपने अगर डॉपलर इफेक्ट का एग्जांपल देखा हो इससे पहले जो मैंने करवाया, उसमें आपके पास परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी दी गई थी।
तो आपने ये फॉर्मूले लगाए थे, यहाँ सिर्फ आपके पास एफ था, डैश माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। यहाँ आपके पास परसेंट चेंज इन वॉल्यूम दिए गए हैं, तो जो परसेंट चेंज इन वॉल्यूम है वो आपको दिए गए हैं 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ओके, 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो अगर आपको इसको परसेंट से हटाना है तो आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 100 से, ये 100 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास डेल वी अपॉन वी का जो आंसर आएगा वो आपके पास है 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो इसलिए आप इसको ऐसे ही शो करेंगे। फाइंड बल्क मॉडुलस, आपको फाइंड करना है बल्क मॉडुलस, यानी फर्स्ट पार्ट में आपको b की वैल्यू फाइंड करना है बल्क मॉडुलस, जबकि दूसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है, जो b पार्ट है उसमें आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो आपको स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है वाटर में। ओके, तो इस केस में आपको डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपको नहीं दी गई है, क्वेश्चन में मिसिंग है, तो अब वो आप लिख लें। डेंसिटी ऑफ जो आपके पास है वो होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, या हमें पेपर में मिलेगी, लेकिन फिर भी आप याद रख लें कि वाटर में हम डेंसिटी लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बल्क मॉडुलस किसे कहते हैं? आपको थ्योरी की क्लास में बता दिया था कि बल्क मॉडुलस हम कहते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस हमारे पास डेल पी के इक्वल होता है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन वी के। तो आपके पास जो डेल पी है उसकी वैल्यू आपको डेटा में दी गई है, तो 100 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय जो डेल वी अपॉन वी है वो भी आपने फाइंड कर लिया है, तो वो आपके पास आंसर आया है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद आपके पास बल्क मॉडुलस आ जाएगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एक्सपोनेंट 9 पास्कल। ओके, तो ये आंसर भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन जो बुक है उसमें आपके पास आंसर दिए गए हैं, आंसर बुक में आपको दिए गए हैं 200 मेगा पास्कल। तो अब आप इस आंसर को मेगा में चेंज करेंगे। तो मेगा में कैसे चेंज करेंगे आप इसको? तो मेगा में चेंज करने के लिए आप, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 पास्कल, यानी 10 की पावर 9 को आपने ब्रेक कर दिया 10 की पावर 3 में और 10 की पावर 6 में, क्योंकि 9 बन रहा है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2000, जबकि 10 की पावर 6 आपके पास इक्वल होता है मेगा के। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2000 मेगा पास्कल। इसी के साथ आपका जो पार्ट नंबर ए है वो इख्तिताम पहुंच जाएगा। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा है बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ गई है, करनी है बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपने 2 एक्सपोनेंट 9 यूज करनी है, यानी पास्कल में। तो 2 एक्सपोनेंट 9, जबकि डेंसिटी की जगह आप यूज करेंगे 1000। जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करके निकाल लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 14.2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास बी पार्ट का आंसर आ जाएगा और इसी के साथ ये सवाल आपके पास इख्तिताम को पहुंच जाएगा। ओके, अब हम बढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ये आपके पास अगेन वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो ये आपके पास
वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। जबकि ये टॉपिक भी रिड्यूस सिलेबस में कट चुका है, यानी 2025 के जो पेपर दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं 2025 का, वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स का जो टॉपिक है वो रिड्यूस सिलेबस में स्किप हो चुका है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को वो स्टूडेंट जो इस दफा एग्जाम दे रहे हैं 2025 का, वो स्किप कर सकते हैं। जबकि जो आगे के लिए पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए ये क्वेश्चन अहमियत रखता है क्योंकि ये सिलेबस में, ये उनके सिलेबस में शामिल है। ओके, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। 5 की तरफ न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपके पास एक स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो आपको एक स्ट्रिंग दिए गए हैं, क्वेश्चन में है अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे क्वेश्चन का। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ आपको दिए गए है 10 मीटर, 10.0 मीटर, एंड वेट आपको दिए गए है 0.25 न्यूटन। अटैच टू द सीलिंग अ वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन हैंग। दूसरा वेट आपको दिए गए है, ये जो वेट है ये आपको वेट ऑफ स्ट्रिंग दिए गए है। ओके, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का वेट दिए गए, इसलिए आप इसको WS कह सकते हैं, वेट ऑफ स्ट्रिंग। ये आपके पास है वेट ऑफ स्ट्रिंग, जबकि ये वेट आपके पास 1 किलो न्यूटन हैंग है लोअर एंड से। ओके, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का वेट आपको ये दिए गए, और इसके साथ जो वेट अटैच है वो आपके वेट दिए गए है 1.0 किलो न्यूटन। तो ये W आपके पास दिए गए है जो वेट अटैच है 1.00 किलो न्यूटन। किलो को हटा के आप 1000 लगाएंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1000 न्यूटन। ये वेट अटैच वेट दिए गए। The lower end of the string is suddenly displaced horizontally. How long does it take the resultant wave pulse to travel the upper end? यानी इस स्ट्रिंग को ऐसे डिस्प्लेस किया गया है, ऐसे डिस्प्लेस किया गया है, और फिर आप ये हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लेगा रिजल्टेंट वेव पल्स, इसमें एक पल्स जनरेट होगा, तो पल्स ट्रेवल होगा इस एंड की तरफ, तो पल्स कितना टाइम लेगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम आपको फाइंड करना है। तो क्योंकि यहाँ एक पल्स जनरेट हो रहा है और वेव इन स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स वेव्स का के वेलोसिटी का फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अब। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए होगी। वेलोसिटी हमारे पास फॉर्मूला है √T अपॉन म्यू, √T अपॉन म्यू। तो T जो है ये आपके पास कहलाता है टेंशन, T आपके पास कहलाता है टेंशन, जबकि म्यू आपके पास कहलाता है लीनियर डेंसिटी। तो टेंशन जो है ये वेट के बराबर होता है जितना वेट आपने अटैच किया है। तो इस केस में आपने जो वेट अटैच किया है वो 1000 न्यूटन है, तो टेंशन आपके पास इक्वल हो जाएगा 1000 न्यूटन के। ओके, ये आपके पास टेंशन आ गया है। अब आपको लीनियर डेंसिटी फाइंड करनी है। तो लीनियर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ स्ट्रिंग, डिपेंड करती है स्ट्रिंग के ऊपर।
तो आपको मास ऑफ स्ट्रिंग दिए गए हैं डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के साथ। तो आपको डेटा में वेट ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है, तो आपने इस वेट से पहले मास फाइंड करना है। तो मास ऑफ स्ट्रिंग आप निकालेंगे इस वेट से 0.25 न्यूटन से। आप पहले वेट ऑफ स्ट्रिंग मालूम करें, मास ऑफ स्ट्रिंग मालूम करेंगे वेट ऑफ स्ट्रिंग से। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे W = mg। यहाँ आप यूज़ करेंगे वेट ऑफ स्ट्रिंग। तो वेट ऑफ स्ट्रिंग आपके पास है 0.25 और आपको मास ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, G की जगह आपके पास आ जाएगा 9.8। तो आप ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ स्ट्रिंग की। मास ऑफ स्ट्रिंग की आपके पास वैल्यू आएगी 0.02551 किलोग्राम। तो आपके पास मास ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू है। अब आपने म्यू फाइंड करना है। म्यू का फॉर्मूला है मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मास ऑफ स्ट्रिंग आपके पास आया है 0.0255 0.02551। ये मास ऑफ स्ट्रिंग है, इसको डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के साथ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको 10 मीटर दिए गए डेटा में। तो आपके पास लीनियर डेंसिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 0.0002551, जबकि यूनिट आपके पास क्योंकि न्यूमरेटर में मास है तो इसलिए किलोग्राम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट आपके पास है मीटर। तो ये आपके पास लीनियर डेंसिटी आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, टेंशन और लीनियर डेंसिटी को यूज़ करके आप वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स का जो फॉर्मूला है वो है T/μ। वेलोसिटी के बगैर आप टाइम नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए आपने पहले वेलोसिटी फाइंड कर ली। टेंशन की जगह आपके पास वैल्यू आ गई 1000, जबकि लीनियर डेंसिटी की जगह आपके पास वैल्यू आ गई 0.00255। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स का जो आंसर आएगा रूट निकालने के बाद, डिवाइड और रूट निकालने के बाद आपके पास आंसर आएगा 626.1 और वेलोसिटी की यूनिट है आपके पास मीटर पर सेकेंड। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम के लिए आप बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे, S = VT। आप बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे S = VT। आपको टाइम फाइंड करना है, S की जगह आप L लिखेंगे, जबकि वेलोसिटी की जगह आप वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे टाइम। ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आप 10 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जबकि वेलोसिटी की जगह आप पुट करेंगे 626.1 और आपको टाइम फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम का आंसर आ जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगी। तो टाइम का आंसर आएगा तो आप बेसिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, S = VT। डिस्टेंस की जगह आप L की वैल्यू रखेंगे, लेंथ की वैल्यू, वेलोसिटी की जगह जो वेलोसिटी आई है उसकी वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस की जगह 10 आएगा, वेलोसिटी की ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंट -3 में आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंट -3 आपके पास इक्वल टू होता है मिली सेकेंड के। ओके, तो इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ।
टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको दिए गए है अ ट्रेवलिंग साइन वेव्स, यानी दो वेव्स का जिक्र कर रहा है ऑफ विथ इक्वल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपके पास दोनों का इक्वल है और वेव लेंथ भी इक्वल है। टू कंपोनेंट हैव एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, यानी आपको डेटा में आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है दोनों वेव्स का। एम्पलीट्यूड को हम ए नोट से डिनोट करते हैं, वेव के एम्पलीट्यूड को हम ए नोट से डिनोट करते हैं 5.0 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करें, 5.00 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा मीटर में। तो आपके पास आंसर आएगा 0.05 मीटर। दोनों वेव्स का सेम एम्पलीट्यूड है। इफ द रिजल्टेंट वेव हैज ए एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, इसको हम y से डिनोट करते हैं। ओके, वेव इक्वेशन में जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है उसको हम a नोट से डिनोट करते हैं और जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होता है उसको हम y से डिनोट करते हैं। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आपको दिए गए हैं 6.69, ये सेंटीमीटर है। ओके, क्वेश्चन में ये सेंटीमीटर है, 6.69 सेंटीमीटर। अब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे, अगेन आप इसको 100 से डिवाइड करें, तो आपके पास ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट होने के बाद ये आंसर आएगा आपके पास 0.0669। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट? फेज एंगल मालूम करना है, फेज डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो हमें ये फेज एंगल मालूम करना है। यहाँ जो आंसर है वो 96 डिग्री है, तो एंगल फाइंड करना है आपको। फेज डिफरेंस का मतलब होता है जो दो वेव्स में फ़र्क है, जो दो वेव्स में डिफरेंस है, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं फेज एंगल। अब क्योंकि यहाँ सारी वेव्स की बातें हो रही है तो इसलिए हम यहाँ वेव इक्वेशन यूज़ करें। जो टू सेम वेव्स हो और सेम एम्पलीट्यूड हो और जब वो आपस में सुपरपोज हो रहे हो, सुपरपोजिशन का मतलब मिल रहे हो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव्स है, रिजल्टेंट वेव्स ऑफ टू एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव्स ऑफ two given waves is given by, जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है y इज इक्वल टू 2a नॉट cos phi बाई 2। जब भी दो वेव आपस में मिलते हैं तो उनका रिजल्टेंट इसके बराबर होता है, तो y की जगह आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 0.0669 इक्वल टू 2, एम्पलीट्यूड की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.05। और फिर मल्टीप्लाई करना है आपको cos phi बाई 2 से, तो यहाँ से आपको ये फेस एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.1। ये वैल्यू आप सेम लिख लेंगे और यहाँ आपके पास आ जाएगा cos phi अपॉन, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी, 0.1 को आप डिवाइड में लेके आ जाएंगे। ओके, तो आपके पास आंसर इस तरह आएगा cos phi अपॉन 2 is equal to 0.0669 divided by 0.1। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.669। अब आपको यहाँ से एंगल फाइंड करना है, तो ये कोज वहाँ जाके कोज इन्वर्स हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो इस 2 को वहाँ ले जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरा एंगल है, तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना। कोज वहाँ जाके कोज इन्वर्स हो जाएगा, कोज इन्वर्स
0.669। अब आपने इसका कैलकुलेटर से कोज इनवर्स निकालना है। शिफ्ट कोज प्रेस करेंगे, कोज इनवर्स आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.669। आप यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट कोज प्रेस करेंगे, कोज इनवर्स आ जाएगा। शिफ्ट कोज प्रेस करेंगे, कोज इनवर्स आ जाएगा, और फिर आपने रखना है 0.669। ओके, जब आप रखेंगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट 48.0 आ रहा होगा, यानी 48 डिग्री आएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 48 डिग्री। अब आपने इस 2 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके, पहले आपने नहीं लेके जाना है, पहले आपने कोज इनवर्स निकालना है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो बुक के आंसर के बिल्कुल सिमिलर हो। इसी के साथ ये सवाल भी इख्तिताम पर पहुँच गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। 7 भी वेव्स से रिलेटेड है। हम वेव्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। In order to decrease the fundamental frequency of a guitar by 4%, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है 4%। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं F1 से। तो जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है 4%, तो जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम F डैश से डिनोट करेंगे, और इधर हम लिख लेंगे 4% डिक्रीज किया जा रहा है बाय F1, यानी जो ओरिजिनल है उसको 4% डिक्रीज किए जा रहे हैं। हम एज्यूम कर लेते कि शुरू में वो 100% है, अब वो 4% डिक्रीज कर रहा है, 100 में से 4 को माइनस कर दें, यानी अब जो रिमेनिंग है वो आपके पास है 96%। ओके, 4% डिक्रीज होने के बाद वो 96% ओरिजिनल वैल्यू के रह गया है। परसेंट से हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, 96% परसेंट से हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.96 F1, यानी जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.96 F1 हो जाएगी। बाय व्हाट परसेंट शुड यू रिड्यूस द टेंशन, हमें परसेंट चेंज मालूम करना है। अगेन आपके पास ये क्वेश्चन आ गया परसेंट चेंज का। इससे पिछले चैप्टर, इससे शुरू में आपने परसेंट चेंज देखा था डॉपलर शिफ्ट में, इसके अलावा आपने परसेंट चेंज देखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में। ओके, तो परसेंट चेंज आपको इस दफ़ा मालूम करना है टेंशन में। ओके, तो परसेंट चेंज आपने चैप्टर 1 में भी परसेंट चेंज के न्यूमेरिकल देखे होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है परसेंट चेंज के बारे में, तो आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो आप इस प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो आपको परसेंट चेंज इन टेंशन मालूम करना। तो परसेंट चेंज हम कैसे निकालते हैं? परसेंट चेंज का फॉर्मूला होता है डेल टी डिवाइडेड बाय, यानी चेंज इन टेंशन डिवाइडेड बाय टेंशन, और उसको परसेंट में मालूम करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको इस तरह सॉल्व करें। अब ये एक लेंदी क्वेश्चन है। अब सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में आप यूज करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है इन अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, वो आपके पास है 1/2L √T अपॉन म्यू। 1/2L √T अपॉन म्यू। तो आप रूट अलग अलग दे देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को टेंशन के टर्म्स में सिर्फ मालूम करना है। हमें सिर्फ टेंशन चाहिए, इसलिए हमें टेंशन की वैल्यू से मतलब है, तो उसको हम निकाल रहे हैं। तो आप देखिए F1 1/2L, हम रूट टेंशन को अलग दे देंगे और म्यू को रूट अलग दे देंगे। ओके, अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सारी वैल्यू
ये सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन के अलावा। यानी 1/2L भी कांस्टेंट है, अंडर रूट म्यू भी हमारे लिए कांस्टेंट है। हमें सिर्फ टेंशन को चेक करना है कि टेंशन में कितना चेंज आया है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है वो हमें सिर्फ टेंशन को देखना है। तो हमारे लिए लेंथ और लीनियर डेंसिटी ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपने ये सारी वैल्यूज को k के बराबर सपोज करें, 1/2L अंडर रूट म्यू, ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। इसको मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। ये पूरा जो है ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा जो हमने k के बराबर लिया। तो ये जो फॉर्मूला है, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा k अंडर रूट t, सिर्फ टेंशन के टर्म्स में आ गया। ओके, अब हम टेंशन को हम फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज ला रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं आफ्टर रिड्यूसिंग, यानी रिड्यूस कर रहे हैं 4%। तो आफ्टर रिड्यूसिंग f1 डैश इक्वल टू हो जाएगा k अंडर रूट t डैश। ओके, अब हमें इसमें फ्रैक्शनल चेंज मालूम करना है। तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, फ्रैक्शनल चेंज के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइडिंग कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होता है, जबकि राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड से डिवाइड। तो f1 प्राइम डिवाइडेड बाय f1 इक्वल टू k अंडर रूट t प्राइम डिवाइडेड बाय k अंडर रूट t। अब हमारे पास रूट से रूट भी, हमारे पास k से k भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखें k से k भी आपके पास कैंसिल हो, जो रिमेनिंग टर्म रह गए उसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। रिमेनिंग टर्म में आप देखिए f1 प्राइम की जगह वैल्यू आ जाएगी जो आपको दी गई है 0.96 f1, और ये f1 अपनी जगह पे आ जाएगा, जबकि इन दोनों को हम एक रूट में लिख लेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट t1 प्राइम t प्राइम डिवाइडेड बाई t। ओके, तो अब आप देखेंगे f1 से f1 कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायरिंग लेने के बाद। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.96 का स्क्वायर इक्वल टू इधर भी आपके पास स्क्वायर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेने के बाद स्क्वायर से रूट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा t प्राइम अपॉन t। इस वैल्यू का आप स्क्वायर ले लेंगे। इस वैल्यू का स्क्वायर लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.9216। ओके, यानी ये t डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास t प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो टेंशन में वैल्यू चेंज आ रही है वो आपके पास आ जाएगी 0.9216। अब आपको फ्रैक्शनल चेंज मालूम करने के लिए आप डेल टी की वैल्यू मालूम करें। ये आपके पास t प्राइम का आंसर आ गया।
अब हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो निकालना है, यानी टेंशन में चेंज मालूम करना है। तो क्योंकि टेंशन में कमी आ रही है, ये टी डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगी। क्योंकि टेंशन में कमी आ रही है तो इसलिए हमारे पास टी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम टी में से टी प्राइम को माइनस करेंगे। टी में से टी प्राइम को इसलिए माइनस कर रहे हैं कि ये वैल्यू 1 से छोटी आई है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आती तो फिर हम टी प्राइम को पहले लिखते, टी को बाद में लिखते। लेकिन अब हम, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी आई है तो इसलिए हम टी, इस वैल्यू को पहले लिखेंगे, टी को पहले लिखेंगे, टी प्राइम को बाद में लिखेंगे। तो टी अपनी जगह पे आ जाएगा, जबकि टी प्राइम की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। टी प्राइम की जगह आ जाएगा 0.9216 टी। ओके, अब आप इसको कैसे माइनस करेंगे? यहाँ कोफिशिएंट 1 है आपके पास, तो 1 में से 0.9216 माइनस करेंगे, यानी ये वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट 1 है, 1 में से 0.9216 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0784, और इधर आपके पास आ जाएगा टी, तो ये आपके पास डेल टी का आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये टी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपको परसेंट चेंज इन टेंशन मालूम करना था। तो डेल टी डिवाइडेड बाई टी आपके पास आंसर आया 0.0784। परसेंट में मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो परसेंट चेंज इन टेंशन है वो आपके पास आएगा 7.84%। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचे। ओके, बुक में भी आपके पास 7.8% आंसर है। ओके, आप देख सकते हैं आपके पास आंसर 7.8% है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर था हमारे पास वो भी 7.84% आया है। तो इट मीन्स इसी के साथ सवाल जो है वो इख्तिताम को पहुँच गया। अब हम बढ़ते हैं बुक का जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है उसकी तरफ आप बढ़ते। ये भी आपके पास टेंशन इन द स्ट्रिंग का सवाल है, यानी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स का सवाल है। तो आपके पास जो है एक स्ट्रिंग दिया गया है, डेटा में आप देखेंगे सबसे पहले आपको लेंथ आपको दिया गया है 2.0 मीटर, इस फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड से फिक्स है। इसका मतलब है यहाँ आपके पास क्लोज पाइप की, क्लोज एट बोथ एंड्स की बात हो रही है। द शार्प ब्लो इज अप्लाइड टू द स्ट्रिंग एट सेंटर, इट टेक्स, आपको टाइम दिया गया है, टाइम जो है वो लेगा 0.050 सेकेंड। पल्स टू ट्रेवल टू बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, रिटर्न टू द मिडल। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? हमें मालूम करना है F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें एक बात पता है कि जब पाइप क्लोज होता है बोथ एंड पे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, यानी हमारे पास वेलोसिटी नहीं है तो हम यहाँ वेलोसिटी की जगह फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई टेंशन वगैरह भी नहीं है, हमें सिर्फ टाइम दिया गया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह L यूज़ करेंगे और टाइम की जगह T यूज़ करेंगे। यानी यहाँ जो वेलोसिटी है, आप देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1/2L अलग हो गया, वेलोसिटी की जगह आपके पास आ जाएगा L/T। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखेंगे F1 1/2, L की जगह आपके पास आया 2, और L की जगह अगेन आपके पास L की जगह आ जाएगा 2,
जबकि टाइम की जगह आपके पास आ जाएगा 0.050। आपके पास अब आपने इसको सॉल्व करना है। आप इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 को डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.050 से, यानी आपने 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.050 करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। तो आप देखिए 1 को डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.50 से, पहले क्लियर करें। 1 को डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.050, तो आपके पास आंसर 10 आएगा। ओके, 10 आपके पास फाइनल आंसर। तो F1 का जो आंसर है वो आपके पास है 10 हर्ट्ज। इसी के साथ जो न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 8 है वो भी इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है ये रीजनिंग टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ये मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। वैसे आपके पास जो नोट्स है उसमें भी इसका आपको सॉल्व मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है इसमें ये हमारे पास थ्योरी बेस मतलब रीजनिंग टाइप न्यूमेरिकल है। इसमें हमें दिया गया है, देखिए आप क्वेश्चन को समझिए तो बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अ साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f0, एक साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी f0 है, एंड ऑब्जर्वर आर लोकेटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट। ऑब्जर्वर और जो सोर्स है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस है। बोथ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट, शुरू में दोनों रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी। हाउएवर द प्रोपेगेशन ऑफ मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव्स ट्रेवल एट वेलोसिटी v, प्रोपेगेशन ऑफ मीडियम की वजह से इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ vm। वो जो दोनों जिस मीडियम में है वो किसी रफ्तार के साथ मूव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों गाड़ी में है और दोनों एक रफ्तार से मूव हो रहे हैं इन एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर गिविंग फिजिकल एक्सप्लेनेशन, आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्ट हो रही है वो क्या है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, जो फ्रीक्वेंसी है द साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास फॉर्मूला होगा f0 इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा। ये कैसे आया, तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन से आया, v इज इक्वल टू f लेमडा से। यहाँ हमने f0 पुट के ये लेमडा मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया। अब सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि द वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव इज इफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द मीडियम, यानी जो मीडियम है जिसमें दोनों ट्रेवल हो रहे हैं, जिसे लिसनर और सोर्स दोनों ट्रेवल हो रहे हैं एयर में या किसी और मीडियम में, तो मीडियम इज आल्सो इफेक्टेड। मीडियम जो है वो इफेक्ट होता है। या आपने वेलोसिटी ऑफ लेप्लास करेक्शन में पढ़ा था कि आर पी अपॉन डेंसिटी, तो ये जो आर है ये दरअसल मीडियम की वैल्यू होती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है इज आल्सो इफेक्टेड ऑन दी मीडियम। तो इसलिए इफ द मीडियम इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी एम, सपोज मीडियम मूव हो रहा है वेलोसिटी वी एम से, तो अब दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि ये मीडियम के अलोंग जा रहा हो, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मीडियम की भी स्पीड है, तो इट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी v प्लस वी एम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो नई फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी उसका नाम एफ डैश होगा, और वो उसमें हम v की जगह v को रिप्लेस कर देंगे v प्लस वी एम से, क्योंकि अप्रोच दोनों सेम रफ्तार से जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट मीन्स वेलोसिटी जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है। ओके लेमडा। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ जो लेमडा है अगर हम यहाँ लेमडा लिखें, लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा ये डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो लेमडा का जो फॉर्मूला है वो है v अपॉन एफ नॉट। तो यहाँ जो लेमडा है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा
v अपॉन एफ नॉट। तो अब ये जो एफ नॉट है ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो आपके पास इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो प्लस साइन आने का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। तो रिजल्ट्स क्या शो कर रहा है? रिजल्ट शोज कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यानी एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ नॉट, एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ नॉट। ओके, एफ डैश जो है वो एफ नॉट से बड़ा है, ये रिजल्ट शो कर रहा है। अब सेकंड सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि मीडियम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जा रहा हो। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब बताएं हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को। ये सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इस केस में आपके पास डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि जो नई फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है, क्योंकि मीडियम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जा रहा है, यहाँ अपोजिट है और यहाँ जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और यहाँ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की वजह से v में वेलोसिटी में माइनस हो जाएगा। तो जो नई फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी उसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास v की जगह v माइनस वी एम आ जाएगा। सेम टू सेम आपने फर्स्ट पार्ट की तरह करना है, लेकिन यहाँ v प्लस वी एम के बजाय अब आपके पास v माइनस वी एम हो जाएगा डिवाइडेड बाई लेमडा, और लेमडा की जगह अगेन आप पुट कर देंगे v अपॉन एफ नॉट। तो लेमडा की जगह आपके पास आ जाएगा v अपॉन एफ नॉट। तो रिजल्ट से ये शो हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है वो आपके पास क्या हो रही है, माइनस साइन आने का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रहा है वो डिक्रीज हो रही है। प्लस साइन आने का मतलब होता है इंक्रीज हो रही है, और जबकि माइनस साइन आने का मतलब है रिजल्ट जो शो कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है एफ नॉट टाइम्स। ओके, इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया है। ओके, ये रीजनिंग टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अब हम आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर 10 है और वो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। तो आपके पास एक अहम सवाल है। हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10 में आपके पास अ ट्रेन इट्स विस्टल वाइल पासिंग बाय अ रेल रोड क्रॉसिंग। एक ट्रेन है जो रेलवे रोड क्रॉसिंग कर रहा है। एन ऑब्जर्वर एट अ क्रॉसिंग मेजर अ फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी मेजर की तो वो आपके पास है। ओके, तो ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी मेजर की है उसको हम लिखेंगे। ओके, तो हमने इसको f1 का नाम दे दिया। ओके, ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी मेजर की है वो आपके पास है f1 बोले या f1 प्राइम बोले, या f1, एक को f1 बोल सकते हैं और दूसरे को f1 प्राइम बोल सकते हैं, लेकिन f1 एक को बोल सकते हैं और दूसरे को f2 भी बोल सकते हैं। तो f1 प्राइम के आपके पास वैल्यू है जो ऑब्जर्वर की है वो 219 हर्ट्ज से। एज द ट्रेन अप्रोचेस द क्रॉसिंग एंड द फ्रीक्वेंसी जो है एज द ट्रेन लीव्स, और जब फ्रीक्वेंसी जब ट्रेन लीव्स कर रहा है उस वक्त फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। पहले फ्रीक्वेंसी जब करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी जो नई फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास है 184 हर्ट्ज। ओके, तो ये f2 प्राइम हो गया। द स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपके पास दिए गए है 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स विस्टल। यानी हमें क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ सोर्स मालूम करना है, vs यानी ट्रेन की स्पीड मालूम करनी है, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी जिससे ये इमिट कर रहा है साउंड को ऑफ विस्टल, तो वो हमें f मालूम करना है। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपने यहाँ दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं कि जब सोर्स उसके करीब आ रहा है और जब सोर्स उससे दूर जा रहा है। तो
तो दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे, यानी ये थर्ड सिचुएशन है, यानी सेकंड केस को आप 2 टाइम्स यूज़ करेंगे। जो डॉपलर इफेक्ट का सेकंड केस है वो आप 2 टाइम्स यूज़ करेंगे। पहले आपने F1 के लिए यूज़ करना है, ओके, और सिमिलरली फिर आपने इसको F2 के लिए यूज़ करना है। तो F2 के लिए जब आप इसको यूज़ करेंगे, F2 के लिए आपके पास हो जाएगा F1 में वो उसके करीब आ रहा है, टूवर्ड्स से, यानी ट्रेन जो है वो टूवर्ड्स द लिसनर आ रहा है, और इस केस में आपके पास अवे फ्रॉम द लिसनर जा रहा है, ओके, तो इस केस में अवे जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमें VS फाइंड करना है, इसलिए ये अभी हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें VS मालूम करना है, तो जब हमें VS मालूम करना होगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड इसलिए करेंगे कि यहाँ से हमारे पास फालतू चीज़ें एलिमिनेट हो जाए, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, और VS हमें मालूम करना है और वो इस फॉर्मूले में अंदर है। हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग, ओके, 2/1, 2/1 करें या 1/2 करें, ओके, ये आपकी मर्जी है, आप 2/1 भी कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, यानी F1 प्राइम डिवाइडेड बाय F2 प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस VS टाइम्स F डिवाइडेड बाय V अपॉन V प्लस S टाइम्स F, यानी ये साइड इस साइड से डिवाइड हुआ, जबकि ये साइड इस साइड से डिवाइड हुआ। आफ्टर डिवाइडिंग, अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करें तो आपके पास ये F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी टर्म्स को आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करें। तो देखिए कैसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, V अपॉन V माइनस VS, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ओके। तो अब आप देखेंगे कि V से V भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये V से आपके पास V भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको V की वैल्यू आपको गिवन है, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू आपके पास गिवन है, यानी 340। वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू आपके पास गिवन है 340। यहाँ जो V है इसकी जगह मैंने 340 पुट कर दिया, प्लस VS डिवाइडेड बाई, अगेन V की जगह मैंने पुट कर दिया 340 माइनस VS, जबकि F1 प्राइम की वैल्यू आपको दी गई है 219, डिवाइडेड बाई F2 प्राइम की वैल्यू है 184। अब आपने इसको डिवाइड करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आया आफ्टर डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आया 1.1902, ओके। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाए। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आया, जबकि ये टर्म डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये आपके पास ऐसे ही उतर जाएगा। अब आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, जबकि फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो आपने 1.1902 को 340 से मल्टीप्लाई करना, 1.1902 1.1902 मल्टीप्लाई बाय 340। तो
तो आपके पास आंसर आएगा 404.668। 404.668। जबकि आप इसको फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसी तरह जाएगी, इक्वल टू है 340 प्लस वी एस। अब हमें वी एस को एक तरफ लेके जाना है और इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके आना है। माइनस 340 करेंगे, जबकि ये वैल्यू माइनस से प्लस में चली जाएगी। अब आपने इसको इसमें से माइनस करना है और इसको इसमें से प्लस करना है। जब इधर कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस जब आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.1902 और वी एस। जबकि हमें इन दोनों को माइनस करना है। 404.6668 में से 340 को माइनस करना, तो आपके पास आंसर आएगा 64.668। अब आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आना, 2.1902 और इधर आपके पास आ जाएगा वी एस। तो आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है, 64.668 को डिवाइड कर देना है 2.1902 से। $64.668 divided by 2.1902। तो आपके पास आंसर आएगा 29.526। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स आ गई 29 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ ये आपके पास एक पार्ट हो गया सॉल्व। अब दूसरे पार्ट में आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी कि क्या फ्रीक्वेंसी थी ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए आप यहाँ से देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बी पार्ट में। तो बी पार्ट आपको यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। तो बी पार्ट में आपको मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। अब आप इसमें से कोई से भी फॉर्मूला यूज़ करें, F1 का फॉर्मूला यूज़ करें या F2 का फॉर्मूला, आपके पास आंसर आ जाएगा। F1 प्राइम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, B/B माइनस वी एस। आप कोई से भी फॉर्मूला इसमें से यूज़ करेंगे, आपके पास आंसर सेम आएगा। ओके, दरअसल हमें पहले वी एस मालूम करना था, क्योंकि वी एस हमारे पास आ गया है। अब जब वी एस आ गया है, ओके, हम इसमें से कोई से भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मेन मकसद था हमारा वी एस मालूम करना। अब वी एस हमारे पास आ चुका है, तो F1 की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू 219 और V की जगह हमारे पास आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस वी एस हमारे पास आया है 29 पॉइंट समथिंग जो आया है उसको हमने राउंड करके 29.5 लिख लिया। अब जो आया है उसको भी पुट कर सकते हैं, हमें F मालूम करना है। अब हम एक काम करेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 310.5 मल्टीप्लाई बाय F और यहाँ आ जाएगा 219। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.095 F। उसके बाद हम ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आएंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा F का। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास F का आंसर आएगा 200 हर्ट्ज। तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल इख्तिताम को पहुंच जाएगा।
और इसी के साथ आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग वर्किंग एग्जाम्पल एंड सेल्फ असेसमेंट आपको कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से आप इसका सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।